वेलकम गाइस टू द इनविजिबल गुरु। आज हम बायबैक चैप्टर के प्रैक्टिकल सम्स को पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने आपको बताया था। तो इसके लिए आप टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हैं फॉर द क्वेश्चंस, और या तो आप चाहें तो आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद आप आगे का पोर्शन जो है, जो आज हम सीखने वाले उसको हम स्टार्ट करेंगे। दूसरी एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब हम इसको हम स्टडी कर रहे हैं इस सम्स को, इसके पहले की जो हमारी वीडियोज़ है जो बायबैक के ऊपर, जहाँ पे जर्नल एंट्री उसके पूरे कॉन्सेप्ट को और बाकी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, पहला आप उसको जाके वीडियो को रेफर कीजिए, उसके बारे में पूरा डिटेल समझिए। क्योंकि जब तक आप थियरी और प्रैक्टिकल के बीच में रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आप इस सम्स को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो जो लोग इस वीडियो पे, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप लिंक में जाइए और जाके हमारे बायबैक के जो पहले के जो पोर्शन कवर हुआ है, जहाँ पे हमने थियरी डिटेल को एनिमेटेड प्लस एक नॉर्मल जर्नल एंट्री वर्जन में एक्सप्लेन किया है, उसको जाके पहले पढ़िए, वो उस वीडियो को रेफर कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल वीडियो को आप स्टार्ट कीजिए। वरना प्रैक्टिकल वीडियो जो है फिर आपको बाउंसर चले जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। क्योंकि हमारा इस सम को सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पहले जाके बाकी वीडियो को रेफर कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने पहले ही उस वीडियो को रेफर कर लिया है, दे आर श्योर विद ऑल द टेक्निक्स जो हमने इस वीडियो में फॉलो किए, इस चैप्टर के हम फॉलो करते हैं, वो इस सम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक सा सम मैंने एक टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है। द समरी बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी ऑन 31 मार्च 2004 वेयर एज फॉलोज। तो किसी कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है। किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है वो उसके शेयर्स को चेक करना और उसके रिजर्व्स को चेक करना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में, तो हमारे पास है 80,000 शेयर्स और ₹10 ईच। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है या जिनके पास ये क्वेश्चन अवेलेबल है, वो यहाँ पे 10 रुपए के ऊपर लिख सकते हैं फेस वैल्यू, क्योंकि 10 रुपए एक शेयर का फेस वैल्यू। और वो 80,000 के ऊपर लिख सकते हैं NOS, दैट विल स्टैंड फॉर नंबर ऑफ शेयर्स। यानी हमारे पास इस कंपनी में फिलहाल 80,000 शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है। दूसरी बात, जिन लोगों ने ये वीडियो को पहले रेफर किया हुआ है, हमारी थियरी वीडियो को, उन्हें पता होगा कि हमें ये भी चेक करना होता है कि शेयर्स पार्टली पेड अप है या फुल्ली पेड अप है। ये क्यों करना है, इसके लिए आप जाके हमारे पहले वीडियो को रेफर कीजिए। तो 80,000 शेयर इंटू अगर हम 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 8 लाख रुपया। और यहाँ अमाउंट कॉलम में भी जो अमाउंट है वो 8 लाख ही दिख रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो शेयर्स है गाइस, वो फुल्ली पेड अप है। इट इज फुल्ली पेड अप शेयर। ठीक है। अब ये फुल्ली पेड अप शेयर का आगे क्या रेफरेंस आएगा, ये मैं आपको जनरल एंट्री में बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे 1006% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इज। तो यहाँ पे 1000 को अंडरलाइन करके आप लिख सकते हैं फेस वैल्यू, सॉरी 100 को अंडरलाइन करके 1000 जो है वो आपका नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। और 6% जो है वो है ROD, यानी रेट ऑफ डिविडेंड, जो अपने को प्रेफरेंस शेयर पे हर साल फिक्स्ड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जिन्होंने थ्योरी रेफर किया उन्हें बराबर से पता है कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे मैंने कहा था कि हर रिजर्व की दो कैटेगरी होती है, डिविजिबल एंड नॉन डिविजिबल। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस कम अंडर डिविजिबल प्रॉफिट कैटेगरी, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो नॉन डिविजिबल में आता है। तो आप यहाँ पे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस के बाजू में डिविजिबल लिखिए, और सिक्योरिटी प्रीमियम के बाजू में NDP, दैट इज नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। उसके अलावा इस सब में फिलहाल तो बैलेंस शीट नहीं बनाना है, लेकिन अगर बैलेंस शीट बनाना होता तो हम लाइबिलिटी को बैलेंस शीट के करंट लाइबिलिटी में दिखा देते। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि हमारी करंट लाइबिलिटी है। फिक्स एसेट्स को हम लोग लिखते हैं अपने टेंजिबल एसेट्स के अंदर। बैलेंस शीट के ऊपर भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो आप उसको जाके लिंक के थ्रू जाके पहले थियरी क्लियरली पढ़िए, उसके बाद ही प्रैक्टिकल सम को स्टार्ट करना है। तो फिक्स एसेट चले जाएगा आपके टेंजिबल एसेट की कैटेगरी में। करंट एसेट्स करंट एसेट के हेडिंग में चला जाएगा, वहां पे आप इसको अदर करंट एसेट के अंदर भी शो कर सकते हैं। बैंक बैलेंस जो है वो आ जाएगा आपका CCE, जो लोग बैलेंस शीट पढ़ते हैं उन्हें पता है। CCE, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर लोग बैंक बैलेंस लिख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि ये जो है अमाउंट ये नहीं आएगा, अमाउंट बट ऑब्वियस चेंज होगा, तो कि हम बाय बैक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया, तो मैंने आपको बैलेंस शीट का पोस्टिंग भी बता दिया है। तो जिन लोगों को बैलेंस शीट सॉल्व करना है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ऑन दिस डेट द कंपनी बॉट बैक 20,000 इक्विटी शेयर और एट पार आफ्टर सेटिस्फाइंग द लीगल फॉर्मेलिटीज। अभी लीगल फॉर्मेलिटी क्या है, तो अब इसके लीगल फॉर्मेलिटीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। बायबैक के लिए बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तो सारे कंडीशंस को इन्होंने फुलफिल कर दिया है, ये हमारा क्वेश्चन हमको बता रहा है। और 20,000 शेयर हमें बायबैक करने हैं, मतलब हमें कितना शेयर बायबैक करना है, नंबर ऑफ शेयर वो दे दिया गया है।
और इन्होंने बोल दिया ऐड पार, तो देखो यहाँ पे आप अंडरलाइन करके पार के ऊपर लिखो 10 वैल्यू। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, तीन चीजें हैं जो आपको समझनी होती है। पार का मतलब इक्वल टू फेस वैल्यू, प्रीमियम मतलब मोर देन फेस वैल्यू, एंड डिस्काउंट मतलब लेस देन फेस वैल्यू। तो यहाँ पे बोला गया पार, यानी कि 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए में ही बाय बैक करना है। हमें शेयर होल्डर्स को एक भी एक्स्ट्रा रुपया देना है क्या? तो द आंसर इज नो, हमें शेयर होल्डर्स को एक भी एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं है। दैट ऑल्सो मीन्स कि इस क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम ऑन बायबैक एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे बोलता है पास जर्नल एंट्री। तो इस सब में हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री ही बनाने वाले हैं और चीजें नहीं बनाएंगे। तो जिन्हें क्वेश्चन क्लियर है वो आगे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। अपना पेन पेपर स्टेशनरी निकालिए और साइड बाय साइड मैं जैसे बताता हूँ वैसे सॉल्व कीजिए। जिन्हें नहीं समझा है वीडियो को 1-2 मिनट पीछे लेके जाइए और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को वापस समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा इक्वेशन है, सभी को पता होगा कि इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हम दो इक्वेशन का यूज करते हैं। इक्वेशन की पूरी डिटेल टेक्निक जो है हमारे वीडियोस में अवेलेबल है, रेफर कीजिए। ये है इक्विटी शेयर टू बी बायबैक इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड की गई है। और दूसरा जो इक्वेशन होता है वो होता है प्रीमियम ऑन बायबैक इज इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप ये कर लेते हो तो जर्नल एंट्री और आगे सम्स करते हो आपको डिफिकल्टी काफी कम हो जाएगी। 50% काम जो आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपकी कोई एंट्री मिस नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, चलो उसको देखते हैं। तो हमें कितने शेयर बायबैक करने थे, इसमें क्या क्या लिखना है देखिए, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में हमेशा फेस वैल्यू लिखा जाता है। इक्वेशन नंबर 2 में हमेशा जो प्रीमियम होता है वो लिखा जाता है जो हम लोग कस्टमर को पे करने वाले। बट फिलहाल यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है तो यहाँ पे नील आ गया है, तो हमें इसको कुछ प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ नील लिख रहे हैं। फिर हम बात करेंगे इक्विटी शेयर टू बी बायबैक की। तो क्वेश्चन ने हमें बताया था कि हमें 20,000 शेयर बायबैक करने हैं 10 रुपए के रेट से। तो दैट विल कम टू अ टोटल ऑफ 2 लाख। अब इस 2 लाख रुपए को हम कहाँ से अरेंज करेंगे? तो हमारे पास दो ऑप्शन है, फ्रेश इशू और डिविजिबल प्रॉफिट। हम दोनों में से कोई एक ऑप्शन को यूज कर सकते हैं क्वेश्चन की अवेबिलिटी के ऊपर। क्वेश्चन में फ्रेश इशू के बारे में कोई डिटेल नहीं दिया है, तो हमें पहले डिविजिबल प्रॉफिट से ट्राई करना चाहिए। अगर डिविजिबल प्रॉफिट में पैसा कम पड़ जाता है तब जो है हम फ्रेश इशू की तरफ जाएंगे। तो इस बात का भी हमें इस समय ध्यान रखना है। अब डिविजिबल प्रॉफिट में जाएंगे तो अगर आपको याद होगा, मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि हमारे पास दो डिविजिबल प्रॉफिट थे। जनरल रिजर्व था 90,000 का, एंड हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस था 1,40,000 का। ये दो रिजर्व हमारे पास जो है अवेलेबल है। इसी रिजर्व को ले जाके हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे को 2 लाख रुपया चाहिए और मुझे डिविजिबल प्रॉफिट से पैसा निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने जनरल रिजर्व से 90,000 निकाल लिया। अब मुझे 1,10,000 की और जरूरत है, तो मैं किसी दूसरे डिविजिबल प्रॉफिट को यूज करूंगा। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज कर लिया, जो कि होता है 1,10,000 रुपया। अब किसी ने कहा कि सर मैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस यूज करूं बाद में जनरल रिजर्व यूज करूं, तो चलेगा? चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कि एट द एंड जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में सेम अमाउंट को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो मैंने यहाँ पे पहले जनरल रिजर्व लिया हुआ है और बाद में मैंने जो कम पड़ा वो प्रॉफिट एंड लॉस से लिया। आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस से ले लो, जो कम पड़ेगा वो जनरल रिजर्व से ले लो। तो कि एट द एंड जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी के अंदर ही शो करेगा। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया। अब 90,000 और 1,10,000 मिला के 2 लाख रुपया हो गया। उल्टा मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई एक्स्ट्रा पैसा बच भी रहे, मतलब मुझे इस इक्वेशन के अंदर फ्रेश इशू करने की कोई जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। मुझे एक भी नया शेयर नहीं बेचना है। आई हैव 2 लाख रुपीज इन हैंड टू पे टू माई शेयर होल्डर्स फॉर बायबैक। ठीक है, इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन बन जाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे जर्नल एंट्री की तरफ। तो जर्नल एंट्री की अगर आपने हमारी वीडियो रेफर किया तो आपको मालूम होगा टोटल 9 स्टेप के अंदर हमने इस पूरे चैप्टर को बांटा हुआ है। तो मैं उसी स्टेप के मेथड आपको समझाना चाहूंगा। जाहिर सी बात है, जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वो जनरल एंट्री को पहले रेफर करें फिर सम की तरफ जाए। मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेप अगर याद होगा, रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जिन्होंने हमारे नोट्स को नोट डाउन किया है वो उस पर देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, फुल्ली पेड अप शेयर्स, जहाँ पे हम लोग पार्टली पेड अप शेयर को पहले फुल्ली पेड अप शेयर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारी थ्योरी वीडियो में है। अब यहाँ पे हम लोग पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप शेयर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हमें तो ऐसा कहीं क्वेश्चन में दिखा ही नहीं। हमारे शेयर तो ओनली जो है वो ऑलरेडी जो है फुल्ली पेड अप शेयर्स थे, हमारे इक्विटी शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर का इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज चैप्टर का नाम बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर है, ना कि प्रेफरेंस शेयर। तो हमें ये चेक करना होता है कि हमारे इक्विटी शेयर जो है फुल्ली पेड अप या पार्टली पेड अप है।
अब ये देख के हमें पता चल रहा है कि हमारे जो शेयर्स है वो फुल्ली पेड अप शेयर्स है, यानी कि वो पार्टली पेड अप नहीं है। तो अगर कोई शेयर पार्टली पेड अप नहीं है तो उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यानी जो हमारी फर्स्ट जो स्टेप थी वो जनरल एंट्री जो है हमें पास करनी नहीं है। दूसरा जो हमारा स्टेप था वो था फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर मैंने बताया था कब किया जाता है, जब कन्वर्जन करते वक्त फ्रॉम पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड अप अगर कोई शेयर होल्डर हमें पैसा नहीं देता है तब उसके शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। यानी कि लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन है नहीं, बिकॉज हमारे शेयर ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है, वी डोंट हैव एनी पार्टली पेड अप शेयर होल्डर, तो कुछ कन्वर्जन का जरूरत नहीं है, तो फोर फीचर का भी चांस नहीं होगा। 99% देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब एंट्री नंबर 1 नहीं आएगी तो एंट्री नंबर 2 भी उसके साथ नहीं आता, ठीक है। तीसरा जो स्टेप था वो था हमारा फ्रेश इशू। हम क्वेश्चन में या इक्वेशन में क्लियर कट देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेश इशू की वैल्यू नील है, यानी कि हमने कोई फ्रेश इशू किया ही नहीं। तो जब हमने कोई फ्रेश इशू नहीं किया तो हमें इसकी जनरल एंट्री भी नहीं मारनी है, तो तीसरा वाला स्टेप भी नहीं आएगा। चौथा स्टेप अगर आपको याद होगा तो चौथा स्टेप होता है सेल ऑफ असेट्स या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए हमें बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। अगर हम बैलेंस शीट में जाके देखते हैं तो हमारे पास पहली बात तो खास कोई इन्वेस्टमेंट दिख नहीं रहा है, और ना ही क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में किसी इन्वेस्टमेंट को भी एसेट को बेचने के बारे में बताया गया है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन किसी भी इन्वेस्टमेंट एसेट को बोलने के बेचने के लिए नहीं बोल रहा है, तो हम इस स्टेप को फिर अवॉइड करेंगे। इस स्टेप को तभी पास किया जाएगा जब, जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में, जब इसको बेचने के लिए कहेंगे तब। तो ये भी स्टेप नहीं होगा, ये स्टेप भी जो है अपना स्किप हो जाता है। उसके बाद आता है अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। मैं स्टेप वाइज जा रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी पहले डिटेल में सिखा चुका हूँ। अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर पढ़ाते वक्त मैंने आपको कहा था कि इट इज अ कंपलसरी स्टेप। कंपलसरी स्टेप मतलब चाहे कोई स्टेप हो या ना हो, एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, इक्वेशन कैसा भी हो, सम कैसा भी हो, ये जो जनरल एंट्री है ये आएगी ही आएगी, इसके बिना सम कंप्लीट नहीं हो सकता। अब जिन्हें जनरल एंट्री याद है उनको याद होगा इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये एंट्री जो है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री गाइस, अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, पहली एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे प्रीमियम ऑन बायबैक मैंने आपको लिखवाया है लेकिन मैंने सोल्यूशन में नहीं लिखा, बिकॉज हमने अभी क्वेश्चन में देख लिया था कि क्वेश्चन में प्रीमियम ऑन बायबैक तो है ही नहीं, हम तो जो बायबैक है वो पार वैल्यू पे कर रहे हैं, तो पार वैल्यू पे बायबैक हो रहा है, इसके लिए इसमें प्रीमियम नहीं लिखा गया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, और अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपया दोनों तरफ आ जाएगा। ये हो गई हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री जो हमने इस समय पास की। अब अमाउंट ड्यू के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो होता है राइट ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। ये हमने स्टेप वाइज पूरा जा रहा है। अब प्रीमियम ऑन बायबैक को इसके अंदर राइट ऑफ करना पड़ता है, लेकिन सवाल दोस्तों यही है कि जब प्रीमियम ऑन बायबैक ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, आप इसमें इक्वेशन में जाके देखिए, ये देखिए प्रीमियम ऑन बायबैक ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसको राइट ऑफ करने का सवाल ही नहीं आता, मतलब ये वाली भी एंट्री जो है वो स्किप हो गई, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें डिलीट करना है। नो एंट्री हमने पढ़ लिया पिछले वीडियो के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, सम करते वक्त नो में से हमें जो एंट्री नहीं चाहिए उसको डिलीट करेंगे, जो एंट्री चाहिए उसको हम पोस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने ये देखिए ये वाली एंट्री हमने पोस्ट कर दी, अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर वाली, तो क्या हमें चाहिए थी एंट्री, गो एज पर द सिचुएशन, अपने आप सब कुछ समझ जाएगा। उसके बाद अगला आता है ट्रांसफर टू सीआरआर। फुल फॉर्म क्या था इसका, इसका फुल फॉर्म था कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ट्रांसफर टू सीआरआर को कैसे ट्रैक करने का कि एंट्री आएगी कि नहीं आएगी, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये स्टेप है क्या, ठीक है। इस स्टेप में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन में, मैं सेकंड इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में जितना डिविजिबल प्रॉफिट यूटिलाइज होता है उतना ही पैसा सीआरआर में जाता है, ये ऑलरेडी हमारा डिसाइडेड है। तो हमने तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में यूज किया है डिविजिबल प्रॉफिट, जनरल रिजर्व यूज किया 90,000, प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया 1,10,000। तो अगर हमने डिविजिबल प्रॉफिट यूज किया है तो बाय डिफॉल्ट हमें सीआरआर में उतना पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। सेकंड एंट्री को कभी रेफर नहीं करना है। अगर हम यहाँ पे कोई अमाउंट यूज करते हैं तो भी वो सीआरआर में नहीं जाएगा। आप पिछली वीडियो को ध्यान से पढ़िए, फर्स्ट इक्वेशन का डिविजिबल प्रॉफिट ही सीआरआर में जाता है। तो अगर हम इसकी एंट्री पास करेंगे यहाँ पे, जो जो रिजर्व हमने यूज किए हैं सारे अकाउंट डेबिट, यू कैन गो फॉर द एक्सप्लेनेशन एंड टू सीआरआर। तो यहाँ पे देखिए जनरल रिजर्व जो है 90,000 पूरा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस 1,10,000 पूरा यूज कर लिया था हमने, टू सीआरआर अकाउंट 2 लाख रुपीज टोटल हमारा यूज हुआ है। फिर ट्रांसफर टू सीआरआर के बाद में आता है पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, और इसके बारे में भी आपको पता है कि दिस इज बाय डिफॉल्ट कंपलसरी स्टेप। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर एक कंपलसरी स्टेप है जो आने ही वाला है, इसे हमें किसी भी सम के अंदर, किसी भी टाइप के सम के अंदर पास करना ही पड़ेगा। आगे चल के हम ऐसी कुछ डिफिकल्ट सम्स की तरफ जाएंगे जहाँ पे इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे अमाउंट के अंदर, बट एंट्री विल ऑलवेज रिमेन द
सेम। इट इज अ कंपलसरी स्टेप, बाय डिफॉल्ट स्टेप है। तो यहाँ पे देखिए जैसे पहला वाला बाय डिफॉल्ट था, ये भी डिफॉल्ट है। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसकी एंट्री सेम ही रहेगी मैक्सिमम केसेस के अंदर। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना पे करेंगे तो इसके लिए भी शॉर्टकट यूज कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का जो टोटल है उतना ही पे करेंगे। 2 तो है ही नहीं फिलहाल तो इस सम के अंदर, यहाँ पे 2 लाख रुपया है, यानी जितना ड्यू है उतना ही पे करना है हमें। तो हमारा ड्यू कितना था, 2 लाख रुपया, हम पे कितना करेंगे, 2 लाख रुपया। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री खत्म। इसके बाद एक और स्टेप है, ये हमारा 8th वाला स्टेप था, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो, दैट इज स्टेप नंबर 9, बोनस। लेकिन बोनस भी मैंने आपको बताया था वो तभी दिया जाएगा जब क्वेश्चन बोलेगा हमें बोनस देने के लिए। हमने पूरा क्वेश्चन अभी आपके सामने पढ़ा, क्वेश्चन ने कहीं पर भी बोनस के लिए कोई जानकारी नहीं दी है। तो गाइज यहाँ पे आपका इक्वेशन देखिए कितना हेल्पफुल है ये, और यहाँ पे आपकी सम के अंदर सिर्फ 3, मात्र 3 जनरल एंट्रीज के अंदर ये आपका जो सम है ये वाइंड अप हो जाएगा। दिस इज अ बेसिक सम, हम इसको और ऊपर लेके जाएंगे, बट बेसिक सम से शुरुआत करेंगे। अब मैं आपको ऐसा ही एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। छोटा सा सम है, यहाँ पे हम लोग का जो मेन फोकस है इस वक्त फिलहाल इस वीडियो में, वो इक्वेशन और जनरल एंट्री के बीच के लिंक को समझाना है। फिर धीरे धीरे हम अगले वीडियो के अंदर बैलेंस शीट को भी साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे और उसके इक्वेशन वगैरह मैं आपको उसके में भी डिटेल बताऊंगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी, जो कि नॉन लिस्टेड कंपनी है, उसे हमारी जनरल एंट्री पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, 1,20,000 शेयर और ₹10 ईच। अगेन अब मार्किंग कीजिए, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन करिए। ये आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वहाँ पे आप इसमें लिख सकते हैं, फेस वैल्यू के ऊपर लिखिए ₹10 के ऊपर लिखिए फेस वैल्यू, और यहाँ पे 1,20,000 के ऊपर लिखिए नंबर ऑफ शेयर। तो फिलहाल आपकी कंपनी के पास 1,20,000 शेयर है। दूसरा क्रॉस चेक यहाँ पे क्या कर लेने का, 1,20,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेने का, जो कि होगा 12 लाख रुपए। आप कैलसी पे चेक करिए, 12 लाख रुपए अगर यहाँ पे आ गए, मतलब आपका शेयर पार्टली पेड अप या फुली पेड अप है। आपका शेयर फुली पेड अप है। अब थोड़ा दिमाग को चलाने की कोशिश कीजिए, अगर शेयर ऑलरेडी फुली पेड अप है तो हमें हमारा जो पहला स्टेप है फुली पेड अप शेयर्स का, वो एंट्री पास नहीं करनी है। जब फुली पेड अप नहीं आएगा तो मैंने कहा पिछले सम के, वही फोर फीचर वाला भी नहीं आएगा, यानी स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए। इन दो एंट्री को हमें पासिंग नहीं करना है, बिकॉज आवर शेयर्स आर ऑलरेडी फुली पेड अप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे पास, जो कि एक नॉन डिविजिबल प्रॉफिट है। लिखने वाले कृपया करके लिखते रहे, वहां पे लिखिए नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। जनरल रिजर्व इज अ डिविजिबल प्रॉफिट, अमाउंट है 3,50,000। द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 25% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल। कंपनी ने डिसाइड किया, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको थियरी वीडियो के अंदर बताया है कि मैक्सिमम 25% शेयर बायबैक हो सकते हैं, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है विद इन ईयर। तो यहाँ पे हमारे पास 1,20,000 शेयर है, जिसका 25% शेयर यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए, 25% इक्विटी शेयर्स। इसका 25% कितना होगा, तो इसका 25% होगा 60, 120 का आधा 60, 60 का आधा 30, यानी हम लोग को यहाँ पे 30,000 शेयर्स का बायबैक करना है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा नंबर ऑफ शेयर जो है वो कितना है। ठीक है, उसके बाद एट ₹12 पर शेयर, जबकि आप इस शेयर को देखेंगे तो ये तो 10 रुपए का शेयर है। भाई 10 का माल जो है अब मार्केट से 12 रुपए में उठाना है, यानी हमें अपने शेयर होल्डर्स को 2 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, याद कीजिए हमारे थ्योरी लेक्चर को, हमने क्या कहा था कि जो 2 रुपए एक्स्ट्रा हम अपने शेयर होल्डर को देंगे, उस अमाउंट को हम कहते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। मतलब भाई साहब पिछले इक्वेशन के अंदर प्रीमियम नहीं था, पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं था, इस क्वेश्चन में प्रीमियम है। तो ये छोटा सा डिफरेंसेस है दोनों के अंदर। उसके बाद द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 25% वाला पॉइंट तो हो गया। अब आगे लिखा है पास जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन। तो वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री without giving any relation for that, and we have to also make accounting equation for the same. The reason behind doing accounting equation is getting the answers right, and we try to not to forget our journal entries, so that is helpful for us. अब आगे, तो ये इक्वेशन है जो हमने सेट कर लिया, इससे हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि हमें कितना शेयर बायबैक करना है, 30,000 शेयर। एक शेयर कितना रुपए में बायबैक होगा, 12 रुपए में होगा। अब 12 रुपए में आपको मालूम है कि 10 रुपए जो है दैट इज योर फेस वैल्यू। ठीक है, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वी आर पेइंग, तो वी आर पेइंग ₹2 पर शेयर। दैट ₹2 पर शेयर इज नोन एज प्रीमियम ऑन बायबैक। अब स्टेप 2 क्या रहेगा, तो यहाँ पे 30,000 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 3 लाख रुपीज इन इक्वेशन नंबर 1, एंड देन अगेन 30,000 को
जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 60,000 एज प्रीमियम ऑन बायबैक। पहले तो आपको ये स्टेप को समझना पड़ेगा कि 3 लाख रुपीज हमारा इक्वेशन नंबर 1 में कैसा आया और 60,000 रुपीज इक्वेशन नंबर 2 में कैसा आया। आई रिपीट माई सेल्फ, 30,000 हमें शेयर बायबैक करना था, क्वेश्चन में हमने पहले ही बता दिया था 25% बायबैक करना है। कितने रुपए में करना है, तो 12 में करना है। तो हमने क्या किया, 12 रुपए को स्प्लिट किया है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमेशा फेस वैल्यू लिखा जाता है और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो हमेशा किधर आता है, प्रीमियम ऑन बायबैक में। फिर और डिटेल्स में अगर आपको समझना है तो इन दोनों को सॉल्व करते वक्त, नाउ वी हैव टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो आप हमेशा क्या करो, आप हमेशा पहले इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करो, 2 को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करो। अगर ये प्रूफ हो जाता है उसके बाद यू कैन गो फॉर इक्वेशन नंबर 1। ऐसा क्यों करना है ये भी आपको ऑलरेडी हमारे थ्योरी लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो विल स्टार्ट विद दिस पॉइंट, how to solve equation number 2। तो equation number 2 says premium on buyback is equal to security premium plus divisible profit। that means कि हमें या तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करना है अगर हमारे पास अवेलेबल है तो, और अगर यह सरप्लस में है तो ठीक है, डेफिसिट होगा या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो वी कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। वी हैव टू ऑप्शन राइट नाउ। अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि वी हैड सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ 70,000 रुपीज और यहाँ पे हमें प्रीमियम के लिए कितना चाहिए, 60,000 चाहिए। तो व्हाट आई एम डूइंग, सिक्योरिटी प्रीमियम के नीचे आई एम राइटिंग 60,000। 70,000 क्यों नहीं लिखा, द कॉन्सेप्ट इज सिंपल, हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। और वैसे भी जब मेरा रिक्वायरमेंट 60,000 है तो मैं अपने रिजर्व से 60,000 ही विड्रॉ करूंगा, 70,000 विड्रॉ करने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता इसके अंदर। इसीलिए आई एम राइटिंग 60,000 इक्वल टू 60,000। नाउ लॉट ऑफ पीपल विल हैव अ डाउट कि एक्स्ट्रा 10,000 किधर जाएगा फिर। भाई साहब इसमें बैलेंस शीट, इस सब में नहीं बट इसमें बैलेंस शीट तो होता ही है। तो जो भी रिजर्व आपका बच रहा है उसको छोड़ नहीं देना है, उसको जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे आने वाले वीडियोस के अंदर तो उस बैलेंस शीट में हमें शो करना पड़ेगा कि हमारा इतने इतना रिजर्व बच रहा है। तो उसका आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे हमें सिर्फ 60,000 लिखना है। मतलब जितना प्रीमियम था उतना हमें सिक्योरिटी प्रीमियम से मिल जा रहा है। क्या हमें डिविजिबल प्रॉफिट को यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, नो रिक्वायर्ड। अगर यहाँ पे 80,000 अमाउंट होता, 70 हमें यहाँ से लेना पड़ता, 10 कम पड़ता तो डिविजिबल प्रॉफिट में जाते, बट हमें ऐसा नहीं है, हमारे पास वी हैव सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, सो दैट इज ओके फॉर अस। सो सेकंड इक्वेशन इज डन। आफ्टर डूइंग द सेकंड वन अब हम जाएंगे फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में तो 3 लाख रुपए है एंड वी हैव टू ऑप्शन स्टैंडिंग फॉर अस, फ्रेश इशू एंड डिविजिबल प्रॉफिट। द लॉजिक इज एज सिंपल कि फ्रेश इशू कब यूटिलाइज करना है, जब क्वेश्चन में कुछ इसका डिटेल दिया हो तो हम फ्रेश इशू की तरफ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमने देखा है थोड़ा वेरी बेसिक सम एंड देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रेश इशू। तो आवर प्रायोरिटी विल बी फर्स्ट डिविजिबल प्रॉफिट। इफ वी आर लैकिंग मनी, अगर पैसा कम पड़ रहा है तो ही फ्रेश इशू की तरफ फिर अपने को जाना चाहिए। तो विल गो फॉर दैट। 3 लाख रुपीज इज द इक्विटी शेयर दैट हैज टू बी ब्रॉट बैक। और हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट के नाम पे, आई विल शो यू द क्वेश्चन वंस अगेन, जनरल रिजर्व है 3,50,000 का, right? We have divisible profit of 3,50,000 and we require only 3 lakh rupees। तो I can write general reserve 3 lakh rupees, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गए और मुझे यहाँ पे फ्रेश इशू का कोई जरूरत नहीं लगा वापस से। दैट ऑल्सो मीन्स कि जनरल एंट्री में जो हमारा तीसरा स्टेप है फ्रेश इशू का, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसे पिछले समय हुआ था। तो कौन सी एंट्रीज एलिमिनेट हो गई, पहली तो फुल्ली पेड अप, दूसरा फोर फीचर और तीसरा फ्रेश इशू। तीनों एंट्री जो एलिमिनेट हो चुके हैं बिकॉज ये आपको मैंने सामने इक्वेशन में प्रूफ करके दे दिए। दिस इज हाउ इट विल बी हेल्पफुल टू यू इन योर एग्जाम्स ऑल्सो टू आइडेंटिफाई कौन से स्टेप लिखने और कौन से स्टेप नहीं लिखने। कमिंग फोर्थ आगे अगर हम बढ़ते हैं तो फिर ये हो गया अपना 3 स्टेप तो एलिमिनेट हो गया। चौथा स्टेप क्या था, सेल ऑफ असेट्स या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहली बात तो क्वेश्चन में एसेट और इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं बिकॉज देयर इज नो बैलेंस शीट गिवन। उसके अलावा क्वेश्चन में कहीं बोला भी नहीं गया, तो जब तक बोला नहीं होगा चाहे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट हो लेकिन बोला नहीं है तब तक उसको सेल आउट करना नहीं। तो ये 4 स्टेप स्टार्टिंग के एलिमिनेट हो गए। पांचवा स्टेप जो आएगा ट्रांसफर के बाद में आता है अमाउंट ड्यू। एज आई सेड इट इज अ कंपलसरी स्टेप। तो लेट मी शो यू द एंट्रीज। अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, राइट, जो मैंने आपको ओरिजिनली एंट्री सिखाया है यहाँ पे वही लिखा गया। पिछले सब में प्रीमियम नहीं लिखा था मैंने यहाँ पे बिकॉज प्रीमियम एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बट यहाँ पे होगा। सो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 3 लाख रुपीज, प्रीमियम ऑफ 60,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर, द अमाउंट कम्स टू 3,60,000। दिस इज द टोटल अमाउंट। ये होगा हमारा पहला एंट्री। अब यहाँ पे मैं आपको एंट्री ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना मैं इसमें डिटेल में जा रहा हूँ बिकॉज वो पार्ट हमारा कवर हो चुका है, तो आप उसको रेफर कीजिए। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिकल वीडियो, you start doing the practical sums,
तो इट इज अ बेसिक अजम्पशन दैट यू आर थरो विद द ऑब्जेक्टिव्स विद द मेन थियरी पोर्शन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ड्यू के बाद अगला स्टेप आता है वो होता है राइट ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नीचे सीरीज में दिया, यू कैन, आप इसको किसी भी पैटर्न में किसी भी सीरीज में लिख सकते हैं, बट हम लोग एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं सो दैट हमारा जो सम्स है वो इजी तरीके से कवर हो। तो अगला स्टेप जो होता है वो होता है प्रीमियम ऑन राइट ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन में देखते हैं कि भाई हमें प्रीमियम ऑन राइट ऑफ बायबैक करने के लिए कौन से रिजर्व्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तो हमारे प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करना पड़ा, हमें डिविजिबल प्रॉफिट की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। अगर मैं कोई रिजर्व यूज करता सिक्योरिटी के अलावा तो मैं उसका नाम भी यहाँ पे डेबिट में एड अप कर देता, बट ऐसा फिलहाल मेरे सब में नहीं हुआ। तो एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, अमाउंट इज 60,000 जो कि हमारे इक्वेशन नंबर 2 से हमें मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांसफर टू सीआरआर। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट इक्वेशन के डिविजिबल प्रॉफिट का जो भी अमाउंट होगा वो सीआरआर में जाएगा, और इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ सीआरआर के लिए, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में डिविजिबल प्रॉफिट में से सिर्फ जनरल रिजर्व का यूज किया है। तो आई विल राइट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एंड द अमाउंट विल बी 3 लाख रुपीज। आप अकाउंटिंग इक्वेशन को रेफर करेंगे आपको क्लियरली समझ जाएगा 3 लाख रुपया और ये जनरल रिजर्व कहाँ से आया हुआ है। अब ट्रांसफर टू सीआरआर भी हो गया, इसके बाद में आता है पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर विच इज बाय डिफॉल्ट अ कंपलसरी स्टेप, राइट। मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर अपना एंट्री वही रहेगा जैसे मैंने कहा, वो कभी चेंज नहीं होता, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट वो होता है, याद रखने का, पे वो करना है जो ड्यू है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल, पे क्या करना है जो ड्यू है। तो ड्यू अमाउंट कितना है 3,60,000, तो पे भी कितना करेंगे 3,60,000। जब तक क्वेश्चन हमें इन्फॉर्म नहीं कर रहा है कि किसी का पेमेंट आउटस्टैंडिंग रखना है या एनी ऑफ द अदर केसेस, तो याद रखना है आपको पेमेंट उतना ही होगा जितना ड्यू है। तो अगर ड्यू 3,60,000 है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो पेमेंट भी कितना होगा 3,60,000 होगा, ठीक है। इसके बाद एक और स्टेप आता है विच इज बोनस, बट सिंस देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट बोनस इन द क्वेश्चन, या बोनस के बारे में कुछ बोला नहीं है, बोनस इशू करने के बारे में कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें इस स्टेप को अवॉइड करना है। उस 9 स्टेप के पैटर्न के अंदर हम सिर्फ वही एंट्रीज पास करेंगे जो क्वेश्चन हमें इनडायरेक्टली इन्फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये भी देखिए, सम ये छोटा बट इसमें पिछले वाले से एक एंट्री ज्यादा है, यहाँ पर इसकी भी जनरल एंट्रीज वाइंड अप हो जाते हैं। सो आई होप कि आपको ये एंट्रीज और इसके पैटर्न को इसके सिलेक्शन में मदद मिल रही है। नहीं मिल रही है तो आप पहले और वीडियोस को डिटेल में पहले समझिए, नो एंट्रीज को समझिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि नो एंट्री को क्यों पास किया जाता है। उसमें हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि एंट्रीज को क्यों पास करना है। व्हेन यू गेट दैट लॉजिक कि वो एंट्री क्यों आएगा, तब आप सम्स के अंदर रैंडमली बिंदास कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं। 99.99% विच इज ऑल्सो 100%, आपका सम गलत नहीं होगा। वो 0.1% की पॉसिबिलिटी कहाँ जाती है कि अगर आपको एंट्री मिस कर जा रहे हो, आपको स्टेप भूल जा रहे हो, तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है। अदरवाइज इफ यू कीप फॉलोइंग द स्टेप्स, कभी भी आपका जनरल एंट्री का स्टेप रॉन्ग नहीं जाएगा। रेयर केसेस के अंदर इसमें एक दो और इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं, एक दो और एंट्रीज होती है, मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर वो अलग जो है वियर्ड टाइप के जो सम्स होते हैं वो भी बताऊंगा। दिस आर द बेसिक सम्स। So just pause the video, write the questions, note down all the solution and try to solve it once again on your own. पहला भी इस वीडियो को देखते वक्त एक बार सम को सॉल्व करो साइड बाय साइड एज आई एम एक्सप्लेनिंग। उसके बाद में इसको रीसॉल्व करना विदाउट गेटिंग अ रेफरेंस फ्रॉम द वीडियो। 2 बार 2 सम अगर आपने क्लियरली खुद से कर लिया, देन यू आर रेडी टू गो फॉर द हायर लेवल ऑफ सम, जो इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस के अंदर वी आर गोइंग टू हैव more steps, more journal entries and more of balance sheet in each and every sum. So I hope you have understood the video clearly each and every one. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। उससे पहले सम्स को प्रैक्टिस कीजिए, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू वेरी मच।